students, today we will discuss about the chapter number 7 conservation of animals and plants for class 8th। हमने पिछले वीडियो में कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में डीपली स्टडी किया था भी कि क्या होता है। इसके अंदर हमारे 3 तरह के सरकार ने भी हमारे साथ गवर्नमेंट ने भी क्या किया है, हमें सपोर्ट किया है बेटा कि किस लिए कि जो प्लांट्स और एनिमल जो हमारे विलुप्त हो रहे हैं उनको सेव करने के लिए, यानी कि उनको बचाने के लिए हमने क्या क्या बनाए हुए हैं, वाइल्ड सेंचुरी बनाई हुई है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर्स, इनको बनाया गया है। और इनको वहाँ पे जानवरों को और जानवरों को और जो हमारे पेड़ पौधे हैं उनको क्या किया गया है, प्रोटेक्ट किया गया है। ना वहाँ पे कोई हंटिंग कर सकता है, ना कल्टीवेशन कर सकता है, ना प्लांटेशन कर सकता है, ठीक है, इन सब की वहाँ पे मनाही है। इसके बाद आता था हमारा बायोस्फीयर की बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है। बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में हम पढ़ेंगे। कहता चिल्ड्रंस लॉन्ग विद प्रोफेसर अहमद एंड माधवजी एंटर द बायोस्फीयर रिजर्व एरिया, कि जो बच्चे थे बूझो पहेली और उसके जो क्लासमेट थे वे प्रोफेसर अहमद के साथ और माधव जी जो कि एक क्या थे, गवर्नमेंट ऑफिसर थे, उनके साथ बायो रिजर्व जो बायोस्फीयर जो रिजर्व था उसके एरिया के अंदर जाते हैं भी। माधव जी एक्सप्लेन द बायोस्फीयर रिजर्व, माधव जी जो थे वो बायोस्फीयर जो एरिया था रिजर्व का उसके बारे में उनको बताते हैं। मेंट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इसका मतलब क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब है कि वो एरिया जिसके अंदर हम कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी को करते हैं, यानी कि बायोडाइवर्सिटी को हम कंजर्व करते हैं, बचाते हैं भी। बायोडाइवर्सिटी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि क्या होता है। इसमें क्या होता है, भिन्न भिन्न प्रकार के जो पौधे और जो पशु होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी, यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ पर अलग अलग प्रकार के जो हैं प्लांट्स भी मिले हमें और जो एनिमल्स भी वहाँ पे सरवाइव कर सकें, उस जगह को हम क्या कहते हैं, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी, यानी कि अलग अलग किस्म के वहाँ पे पौधे मिलेंगे, अलग अलग किस्म के वहाँ पे एनिमल्स मिलेंगे हमें, तो वो वहाँ की बायोडाइवर्सिटी में कहलाएंगे। यानी कि ज़्यादा अमाउंट में उनकी किस्में होंगी तो क्या होगा भाई, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी रिच होगी। जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया था, हम रूम को की बायोडाइवर्सिटी अगर इसके बारे में बात करें तो अगर बंद रूम है तो उसके अंदर 4-5 तरह की ही जो है टाइप हमें किसकी मिलेगी, एनिमल्स, मतलब इनकी बायोडाइवर्सिटी की मिलेगी। यानी कि हमारे यहाँ मक्खी भी हो सकती है, मच्छर हो सकता है, ह्यूमन बीइंग हो सकता है, ठीक है, तो और छोटे छोटे बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। तो एज ए रूम और एज ए बायोस्फीयर रिजर्व के कंपैरिजन में बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर हमारी क्या होगी, बायोडाइवर्सिटी जो होगी वो रिच होगी, ठीक है भाई। फिर इसके बाद कहता है इज़ द वेराइटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जनरली फाउंड इन एन एरिया, कि वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी जो वेराइटी ऑफ प्लांट्स है, एनिमल्स हैं, जो ऑर्गेनिज्म है उस एरिया के अंदर पाए जाते हैं वो मैक्सिमम अमाउंट में होते हैं, यानी कि वहाँ की रिच बायोडाइवर्सिटी होती है भाई। द बायोस्फीयर रिजर्व हेल्प टू मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चर ऑफ द एरिया ऑफ दैट एरिया, कहता है कि जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं वो मेंटेन करने में सहायता देते हैं, यानी कि उनको ऐसा उनकी जो बायोस्फीयर की जो बायोडाइवर्सिटी है उसको और कल्चर ऑफ द दैट एरिया, कल्चर मतलब कि जहाँ पर वो पशुओं को ऐसा वातावरण दे रहे हैं, मान लिया जाए शेर क्या करता है भाई, जंगल में फ्रीली घूमता है, अपना शिकार करता है, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को, छोटे छोटे जो लिविंग एनिमल्स हैं उनको खाकर, और जो बंदर है वो पेड़ों पे चढ़ते रहते हैं, उनके लिए पेड़ वहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार के जो पेड़ हैं वो हैं उनके लिए उछलने कूदने के लिए, खाने के लिए फ्रूट्स वगैरह, ठीक है। तो यानी कि जिस एनवायरनमेंट में वो पहले रहते थे, जब बड़े बड़े जंगल थे, वैसा ही उनको एनवायरनमेंट देने में, उनको वैसा ही मेंटेन, उनकी बायोडाइवर्सिटी को वैसा ही मेंटेन करने में जो है बायोस्फीयर जो रिजर्व हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं भाई, उनको वैसा ही वातावरण वहाँ पे मिलता है। ए बायोस्फीयर रिजर्व में आल्सो कंटेन अदर प्रोटेक्टेड एरिया इन इट, कहता है बायोस्फीयर जो रिजर्व होते हैं वे
आल्सो कंटेन अदर प्रोटेक्टेड एरिया इन इट, और जो वहाँ के एरिया जो होते हैं उनको भी वहाँ पर प्रोटेक्ट करता है, भी कंटेन करता है, यानी कि जो अदर एरिया है वहाँ के आसपास का उसको भी प्रोटेक्ट करता है। जैसे द पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व, जो पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व है वो करता है कंसिस्ट किसको, वन नेशनल पार्क को जिसका नाम क्या है, सतपुरा, एंड 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेम्ड बाय बोरी एंड पंचमरी। यानी कि जिस तरह से जो पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है, जो पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व है वो अपने साथ साथ छोटे छोटे जो एरिया हैं उनको भी प्रोटेक्ट करता है भी। जैसे सतपुरा नाम की वहाँ पे एक नेशनल पार्क है, और बोरी और पंचमरी नाम की जो छोटी छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं उनको भी ये अपने साथ प्रोटेक्ट करता है भी। फिर इसके बाद आती है प्रोटेक्ट एरिया, यानी कि जो आपने लिस्ट बनाई थी कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में कितने वाइल्ड लाइफ हैं, कितनी हमारी रिजर्व्स हैं और कितने हमारे क्या हैं नेशनल पार्क हैं, इन सब के बारे में यहाँ पे फिल करना था। फिर जो पंचमरी जो रिजर्व जो था उसके अंडर में देखो यहाँ पे दिखाया गया है डायग्राम में, ये क्या है हमारी बोरी, ये बोरी सेंचुरी है, ये पंचमरी सेंचुरी है हमारी, और क्या एक नेशनल पार्क बताया था सतपुरा, ये यहाँ पे है। ठीक है, ये सिर्फ एक रिजर्व जो है वो इन सारे एरियाज़ को भी क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। इसके पंचमरी जो सेंचुरी रिजर्व है, रिजर्व के साथ साथ जो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, एक नेशनल पार्क है, 2 ये हमारी क्या हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, ये इनको भी प्रोटेक्ट करता है। कौन सा करता है, पंचमरी बायोस्फीयर भी। फिर आती है एक्टिविटी 7.4 भी, इसके अंदर कहता है लिस्ट द फैक्टर्स डिस्टर्बिंग द बायोडाइवर्सिटी ऑफ योर एरिया, सम ऑफ दीज फैक्टर्स एंड ह्यूमन एक्टिविटी मे डिस्टर्ब द बायोडाइवर्सिटी अननोइंगली। कहता है कि जैसे आपको लिस्ट बनानी है उन फैक्टर्स की जो बायोडाइवर्सिटी को, आपके एरिया की जो बायोडाइवर्सिटी है उसको अफेक्ट कर रहे हैं। देखो बेटा, हर एरिया का एक जो बायोडाइवर्सिटी होती है, यानी कि भिन्न भिन्न जगह के, यानी कि कहीं की कोई चीज़ फेमस अभी पौधे पाए जाते हैं, वहाँ पे अलग अलग पौधे, अलग अलग पशु पाए जाते हैं। तो कहता है जो आपका एरिया है उसकी बायोडाइवर्सिटी को, आपका एरिया में जो बायोडाइवर्सिटी है उसको कौन कौन से जो फैक्टर हैं अफेक्ट कर रहे हैं, आपको उन फैक्टर्स की लिस्ट बनानी है। और लिस्ट बनाने के साथ साथ ये भी देखना है उन फैक्टर्स में से ह्यूमन बीइंग की जो इन्वोल्यूशन है कि वो कितना इन्वॉल्व है, वो भी आपको देखना है भी, चाहे वो जानबूझकर है या अनजाने में है। यानी कि हमसे जो अफेक्ट हो रहे हैं या बायोडाइवर्सिटी, उसको हम कितना अफेक्ट कर रहे हैं, ये भी लिस्ट हमें बनानी है। जैसे जंगलों को काट कर, या फिर जैसे गांव में छोटे छोटे जंगल, छोटे छोटे झुंड से होते हैं जहाँ पे पेड़ पौधे काफ़ी मात्रा में एरिया में होती हैं, तो हम वो उनको कटाई करते हैं ताकि हम घरों में ईंधन वगैरह के एज ए फ्यूल हम यूज़ कर सके वुड को। ठीक है, और कई जगह पर हम मकान वगैरह बनाने के लिए भी ह्यूमन बीइंग क्या है भाई, बायोडाइवर्सिटी को अफेक्ट कर रहा है। ये सारे फैक्टर हमें इस लिस्ट में बनाने हैं। फिर कहता है दीज लिस्ट दीज ह्यूमन एक्टिविटी, हाउ कैन दीज बी चेक्ड। और फिर इसके बाद जो आपने ये एक्टिविटी की है पूरी, इसके अंदर आपको ये चेक करना है और डिस्कस करना है अपनी क्लासमेट्स के साथ, और ब्रीफली रिपोर्ट बनानी है अपनी फेयर नोटबुक में। यानी कि कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं और वो ह्यूमन एक्टिविटी कौन कौन सी हैं जो कि बायोडाइवर्सिटी को अफेक्ट कर रही हैं, ये लिस्ट बनाकर अपने फ्रेंड्स के साथ इसको डिस्कस करके फिर फेयर नोटबुक में आपको ये अच्छे से बनानी है भाई। फिर आती है फ्लोरा एंड फूना। फ्लोरा एंड फूना टर्म दो आई हैं हमारे पास कि फ्लोरा क्या होती है और फूना क्या होती है। जब ऊपर हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में, तो वहाँ पे आया था भी कि फ्लोरा और फूना जैसे इनकी बायोडाइवर्सिटी होती है। फ्लोरा का मतलब होता है फ्लावर, से भी आप समझ सकते हो, यानी कि पौधे। तो फ्लोरा का मतलब हो गया प्लांट। जहाँ भी आपसे बोला जाए कि फ्लोरा है वहाँ का फेमस ये, तो क्या मतलब है कि वहाँ का फेमस प्लांट है ये। अगर फूना पूछा जाए तो इसका मतलब है एनिमल, यानी कि वहाँ का जो फेवरेट एनिमल है वो कौन सा है। तो फूना किसको
इंडिकेट कर रहा है एनिमल को, और जो फ्लोरा है वो हमारा किसको इंडिकेट कर रहा है, प्लांट को। इतना समझ में आ गया अभी। अब इसके बारे में हम डीपली स्टडी करते हैं। तो कहता है एज द चिल्ड्रंस वॉक अराउंड द बायोस्फीयर रिजर्व दे अप्रिशिएट, यानी कि जब बच्चे जो थे वो इसका बायोस्फीयर रिजर्व का जो चक्कर लगा रहे थे तो वे अप्रिशिएट कर रहे थे ग्रीन वेल्थ ऑफ द फॉरेस्ट, यानी कि जो हरे भरा जो हमारा जंगल था उसको क्या कर रहे थे भाई, अप्रिशिएट कर रहे थे, उसको ये बता रहे थे कि हाँ भाई बहुत अच्छा जंगल है, हरा भरा हेल्दी है। दे आर वेरी हैप्पी टू सी टॉल टैक ट्रीज, वो लंबी लंबी जो टैक की जो ट्रीज थी उनको देख के खुश हो रहे थे भाई। और जो पशु थे इनसाइड द फॉरेस्ट के अंदर उनको भी देख कर वो बहुत खुश थे। लंबी लंबी टाक के जो पौधे थे उनको, जो पशुओं को देख कर जो चिल्ड्रंस थे, जो बच्चे थे अहमद सर के साथ आए थे, वो बहुत खुश थे भाई। सडनली पहेली फाइंड ए रैबिट, अचानक से क्या होता है, पहेली को एक रैबिट मिल जाता है एंड वांट टू कैच इट, और वो उसे पकड़ना चाहती है। शी स्टार्टेड रनिंग आफ्टर इट, प्रोफेसर अहमद स्टॉप हर, जब वह उसके पीछे भागने लगी तो प्रोफेसर जो अहमद थे उन्होंने उसको रोका। ही एक्सप्लेन दैट एनिमल्स आर कंट्रोलेबल एंड हैप्पी इन देयर ओन हैबिटेट, कहता है कि जब तब उसके बाद जब वो पहेली जो थी वो रैबिट को पकड़ने के लिए उसके पीछे गई तो प्रोफेसर अहमद ने उसको रोका और बताया, एक्सप्लेन किया कि जो पशु होते हैं वो कंफर्टेबल होते हैं और खुश भी होते हैं अपनी हैबिटेट के अंदर। हैबिटेट का मतलब है अपनी वातावरण के अंदर, यानी कि चाहे हम कितने भी हमारे माता पिता हमें कुछ भी कहें लेकिन हम उनके साथ ही खुश रहते हैं। अगर जैसे कि एक एग्जांपल लेके चले, अगर हमारे माता पिता हमारा पालन पोषण करने में अयोग्य हैं, मान लिया वो हमारा खर्चा नहीं उठा पा रहे, हमें कोई एक अमीर पेरेंट्स मिल जाता है और वो हमें लेके चलने को तैयार है, तो वो हमें पहनने को अच्छे अच्छे कपड़े देगा, पैसे खर्च करने के लिए देगा और हमें मतलब अच्छा अच्छा खाना भी देगा, लेकिन फिर भी हम वहाँ पर खुश नहीं रह पाएंगे, क्योंकि जो हमारी हैबिटेट है, जो हमारी हैबिट है वो किसके साथ रहने की है, अपने ओन पेरेंट्स जो हैं, वो जो खुद के माता पिता हैं उनके साथ रहकर हम खुश रहते हैं, कंफर्ट रहते हैं। तो जो प्रोफेसर अहमद थे उन्होंने पहले को यही सब समझाया कि जो पशु होते हैं वो अपने हैबिटेट के अंदर, अपने वातावरण में, अपने जो परिवार के साथ जो है खुश रहते हैं, वो कंफर्ट रहते हैं। वी शुड नॉट डिस्टर्ब देम, हमें उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। माधव जी एक्सप्लेन दैट सम एनिमल्स एंड प्लांट टिपिकली बिलोंग्स टू ए पर्टिकुलर एरिया। अहमद जो माधव जी थे, जो माधव जी जो हमारे क्या थे, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, ऑफिसर थे, उन्होंने बताया, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि यहाँ कुछ जो एनिमल हैं और कुछ पौधे ऐसे हैं जो कि एक पर्टिकुलर एरिया से संबंधित हैं भाई, उनसे वास्ता रखते हैं। द प्लांट एंड एनिमल फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया आर टर्म्ड फ्लोरा एंड फौना रिस्पेक्टिवली ऑफ दैट एरिया, कहता है कि वे पौधे और पशु जो एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं, वहाँ के जो फेमस होते हैं उनको हम फ्लोरा एंड फौना बोलते हैं उस एरिया का। ठीक है भाई, जैसे इसने बताया सॉल्ट, टैक, मैंगो, जामुन, सिल्वर, फॉन्स, ठीक है, ये सारे क्या हैं, फ्लोरा हैं, किसके भाई, हमारे पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व के। ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे पंचमरी रिजर्व जो है उसके सारे ये पौधों के नाम जो हैं लिए हैं, यहाँ पे मेंशन किए गए। ये वहाँ के पंचमरी के फ्लोरा एंड फौना में क्या क्या आता है, चिनकोरा, चिनकोरा हमारा ब्लूबल, ब्रेकिंग डियर, चीतल, लियोपर्ड, वाइल्ड डॉग, वुल्फ, ये एट्सेट्रा और भी एग्जाम्पल हैं हमारे किसके, फौना के। यानी कि यहाँ पे देखो हमारे फौना में एग्जाम्पल दे दिया ये वाले, और ये सारे क्या हैं, जो बायोस्फीयर है हमारा पंचमरी, उसके जो हैं फौना माने गए हैं, वहाँ के प्रसिद्ध जो है जानवर माने गए हैं। और ये सारे जो पेड़ पौधे हैं ये कौन से माने गए हैं, फ्लोरा माने गए हैं वहाँ के। ठीक है भाई,
इसके बाद कहता है, जैसे ये दिखा दिया भाई फिगर, ए में बी सी ये सारे क्या हैं, ए में क्या है वाइल्ड डॉग है भाई, बी हमारा क्या है चीतल है, सी हमारा लियोपर्ड है, ठीक है, डी हमारा क्या है फ्रेंड है, एफ हमारा क्या है जामुन ट्री है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं एक्टिविटी 7.5। एक्टिविटी 7.5 में कहता है ट्राई टू आइडेंटिफाई द फ्लोरा एंड फौना ऑफ योर एरिया एंड लिस्ट देम, यानी कि आप अपने एरिया के अंदर देखिए कि सबसे पुरानी चीज़ क्या है जो बरसों से चली आ रही है, पौधों की किस्मों में देखिए, और जो पशु हैं आपके वहाँ के एरिया के अंदर कौन से पशु जो हैं वो फेमस हैं, तो उनके आपको आइडेंटिफाई करना है और उनकी लिस्ट बनानी है, ठीक है भाई। फिर आता है एंडेमिक स्पीसीज़, यानी कि एंडेमिक स्पीसीज़ कौन सी होती हैं। स्पीसीज़ से मतलब होता है बेटा कि एक जाति, यानी कि जो दो पेरेंट्स मिलके एक रिप्रोडक्शन के थ्रू क्या करते हैं, एक नई स्पीसीज़ को जन्म देते हैं। जब ये स्पीसीज़ भी सेम वैसी ही स्पीसीज़ को जब रिप्रोड्यूस करती है तो उसको कहते हैं हम स्पीसीज़, यानी कि दो एनिमल्स के मिलने से एक बना, फिर उससे वैसी ही सेम रिप्रोडक्शन हुई, यानी कि आँख नाक मुंह सब कुछ सेम वैसा ही हुआ, तो क्या कहते हैं इन दो जो जनरेशन की जो सेम स्पीसीज़ है उसको सेम जो शेप है स्ट्रक्चर है उसको हम स्पीसीज़ बोलते हैं, ठीक है। अगर इनके डिफरेंट है तो वो स्पीसीज़ में काउंट नहीं होती भाई। जैसे कहता है सम द ग्रुप क्विटली एंटर द डीप फॉरेस्ट, जो जो ग्रुप होते हैं वो क्वाइटली एंटर हो जाते हैं जो घने जंगल होते हैं उनके अंदर। फिर कहता है चिल्ड्रंस आर सरप्राइज टू सी ए वेरी बिग स्क्वेयर, जो बच्चे थे वो एक बहुत बड़ी जो गिलहरी थी उसको देखकर सरप्राइज हो जाते हैं, शॉक हो जाते हैं। दिस स्क्वेयर हैज़ ए बिग फुली टाल, उसकी एक बहुत लंबी जो थी पूंछ थी उस गिलहरी की। फिर दे आर वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट इट, वे बहुत ज़्यादा उत्सुक थे, क्यूरियस होता है बेटा जानने के इच्छुक होना, वे सब बहुत इच्छुक थे इस सब के बारे में, यानी कि जो स्क्वेरल थी गिलहरी थी उसके बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक थे। माधव जी ने बताया, माधव जी टेल्स देम दैट दिस इज़ नोन एज गेंट स्क्वेरल्स एंड इट एंडेमिक ऑफ दिस एरिया। जो ये स्क्वेरल है, जो ये गिलहरी है, इसका नाम है, इसको बुलाया जाता है गेंट जो स्क्वेरल है उसके नाम से बुलाया जाता है, और ये यहाँ की स्पीसीज़ की एंडेमिक इस एरिया की जो है एंडेमिक स्पीसीज़ के अंदर काउंट होती हैं। एंडेमिक स्पीसीज़ से मतलब होता है दो स्पीसीज़ वे स्पीसीज़ पौधों और पशुओं की विच आर फाउंड एक्सक्लूसिव इन ए पर्टिकुलर एरिया, यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही पाई जाती हैं, उनको हम कहते हैं एंडेमिक स्पीसीज़, यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया में ही वो उन स्पीसीज़ का जन्म होता है, वो वहाँ पे पाई जाती हैं नेचुरली तौर पे, उनको हम क्या कहते हैं एंडेमिक स्पीसीज़ बोला जाता है उस एरिया की। फिर दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर एल्स, क्या कहता है कि दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर एल्स, कहता है कि ये प्रकृति के द्वारा ऐसे ही किसी जगह पे नहीं पाए जाते, इनकी जो फिक्स होती है। देखो बेटा जिस तरह से हम गेहूँ काली मिट्टी में, जैसे गेहूँ नॉर्मल मिट्टी में उगा सकते हैं, चावल जो है काली मिट्टी में उगा सकते हैं, इस तरह से अलग अलग तरह की खेती के लिए अलग अलग तरह की मिट्टी का भी हम यूज़ करते हैं। उसी तरह कहता है इन पशुओं के लिए एक अलग एनवायरनमेंट होता है, एक अलग नेचर होता है, तो ये ऐसे ही हर जगह नहीं पाए जाते, ये पर्टिकुलर जगह पे पर्टिकुलर एरिया के अंदर इनकी जो पर्टिकुलर स्पीसीज होती हैं वो पाई जाती हैं, और उसी को एंडेमिक स्पीसीज बोला गया है। ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स में भी एंडेमिक टू ए जोन ए स्टेट ए कंट्री, यानी कि जो एंडेमिक जो है हमारी वो एक पर्टिकुलर टाइप के एनिमल और पौधे के अंदर, यानी कि एक स्पेशल टाइप का जो है पशु होंगे और पौधे होंगे वो एंडेमिक जोन के अंदर आते हैं किसी भी देश या फिर किसी भी प्रदेश के अंदर, यानी कि वो देश और प्रदेश के अंदर जो फेमस होंगे वहाँ के एनवायरनमेंट को देखकर, वहाँ के नेचर को देखकर वो वहाँ की एंडेमिक स्पीसीज बन जाती है भी,
ठीक है। फिर माधव जी कहते हैं जैसे शो साल एंड वाइल्ड मैंगो एज टू एग्जाम्पल ऑफ द एंडेमिक फ्लोरा ऑफ द पंचमरी बायोस्फीयर। जिस तरह से जो माधव जी बताते हैं कि शो दिखाते हैं, जो साल होता है, साल के जो बड़े लंबे लंबे पौधे होते हैं और वाइल्ड मैंगो जो होते हैं, वो जिस तरह से पंचमरी के दो फ्लोरा नामक जो स्पीसीज़ है उसके एग्जाम्पल हैं, उसी तरह जो ये हमारे क्या होते हैं, एंडेमिक स्पीसीज होती हैं। फिर कहता है बीसन इंडियन जो जेंट स्क्वेल एंड लेइंग स्क्वेल आर एंडेमिक फूना ऑफ दिस एरिया। फिर कहता है जो फ्लाइंग स्क्वेल है हमारी उड़ने जो फ्लाइंग स्क्वेल है और जो हमारी कौन सी जेंट जो स्क्वेल है, ये हमारे किसकी भाई एंडेमिक फूना है हमारे इस एरिया की। ठीक है। इसके बाद कहता है प्रोफेसर अहमद बताते हैं कि द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर हैबिटेट, यानी कि ये अपने हैबिटेट के अंदर ही रहती हैं भी रहती हैं और इंक्रीज़ करती हैं अपनी पॉपुलेशन को, और क्या करती हैं, इंट्रोड्यूस करती हैं नई स्पीसीज जो कि नेचुरल हैबिटेट होती हैं इनकी एंडेमिक स्पीसीज से, और एंडेंजर देयर एक्सटेंशन, और जो उनकी जो एक्सटेंशन है अब वो एंडेंजर हो चुकी है। ठीक है। यानी कि ये क्या करते हैं, ये उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही अपनी जो पॉपुलेशन है उसको इंक्रीज़ करते हैं और नई स्पीसीज़ के अंदर कन्वर्ट करते हैं। जो नई स्पीसीज़ आई है उसके अंदर भी कोई अफेक्ट नहीं होता, यानी कि वो भी बिल्कुल सेम होती हैं। जैसे हमारे हिंदुस्तान के ह्यूमन बींग भी वैसे हैं, ऑस्ट्रेलिया के ह्यूमन बींग भी वैसे ही हैं। ठीक है। वैसे ही इंसान है, आँख नाक सब कुछ सेम है भी, लेकिन क्या होगा, कलर अलग हो सकता है, लेकिन जो स्ट्रक्चर है, हमारी शेप जो है वो हमारी क्या है, सेम है भाई। तो इसी तरह जो इनकी न्यू स्पीसीज़ आई हैं, जो रिप्रोडक्शन के बाद इनकी पॉपुलेशन बढ़ने के बाद जो नई स्पीसीज आई है वो क्या है भाई, वो सेम है, उसको नेचुरल हैबिटेट कोई अफेक्ट नहीं करता, क्योंकि उनकी जो एंडेमिक स्पीसीज़ हैं वो एज इट इज़ रहेंगी, चाहे सालों साल गुजर जाएँ भी। ठीक है। उनका इन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे ये भी जेंट स्क्वेल की जो देखो ये फिगर में दिखाया गया है भाई। ठीक है। इसके बाद भाई इसने स्पीसीज़ के बारे में कुछ डिटेल में बताया है। स्पीसीज़ इज़ ए ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच आर कैपेबल टू द इंटरब्रीडिंग। This means that the member of a species can reproduce, fertilize and offspring only with the member of their own species and not with member of other species। कहता है कि स्पीसीज़ को हम उसके अंदर काउंट करते हैं जब एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन होता है वहाँ की इंटरब्रीडिंग के साथ, यानी कि उनके जो इंटरकलेक्शन होता है, इंटरकोलिजन होता है, तब उसके अंदर जो रिप्रोडक्टिव जो स्पीसीज़ आती है, जो अलग से जो स्पीसीज़ आई है वो फर्टिलिटी के द्वारा, ऑफस्प्रिंग के द्वारा भी आ सकती है भाई, लेकिन उसके अंदर जो मेंबर होगा वो उसी स्पीसीज़ का होगा, किसी दूसरी स्पीसीज़ के मेंबर के बीच में रिप्रोडक्शन नहीं करवा सकते हैं। मेंबर ऑफ स्पीसीज़ हैविंग कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, और जो नया रिप्रोडक्शन के बाद न्यू मेंबर आया है, न्यू जनरेशन आई है, उसके अंदर भी क्या है, सेम कैरेक्टरिस्टिक होती हैं भाई, दिखाई देती हैं, उसी को हम क्या कहेंगे, स्पीसीज़ कहेंगे। यानी कि दो को मिलाकर हमने एक रिप्रोडक्शन करवाया और एक न्यू जनरेशन जो है वो हमें मिली। ठीक है। फिर इसका रिप्रोडक्शन जब किसी और से होता है, इसके साथ जब कोई और जो इंटरकोर्स करता है, इंटरकोर्स करने के बाद जब नया न्यू जनरेशन तब रिप्रोड्यूस होती है, तो इसके अंदर और इनके अंदर सेम कैरेक्टरिस्टिक होंगी, ना कि डिफरेंट होंगी। तो इनको हम क्या कहेंगे, ये जो तीनों है ये एक ही स्पीसीज़ के प्राणी है भी। ठीक है। ये होता है स्पीसीज़ का मतलब भी। फिर एक्टिविटी 7.6 में कहता है फाइंड आउट द एंडेमिक प्लांट एंड एनिमल्स एंड द रीज़न वाई आर वेयर यू लिव। कहता है कि आपको फाइंड करना है एंडेमिक प्लांट्स के, जहाँ आप रहते हो ना वहाँ के जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं आपके रीजन के, उनको आपको ये उनके बीच में आइडेंटिफाई करना है कि वो क्या हैं, आपके एंडेमिक पौधे हैं और एंडेमिक पशु हैं वहाँ के। ठीक है। एंडेमिक स्पीसीज़ का तो आपको पता चल गया कि एंडेमिक का मतलब क्या होता है, स्पीसीज़ का मतलब क्या होता है कि वो जाति जिसके अंदर जब रिप्रोडक्शन के बाद न्यू जनरेशन आती है उसके अंदर भी हमारी क्या होती हैं,
सेम कैरेक्टर होते हैं, सेम गुण धर्म होते हैं। ठीक है भाई। इसके बाद आती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क रह गया हमारा। इसके बाद हमारा फिर क्या रहता है, फिर हमारा रेड डाटा बुक, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, माइग्रेशन, फिर हमारा रिफॉरेस्टेशन। फिर लगभग चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में, ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, कल करते हैं हम इस